देखो बच्चों, आज मैं संधि के बारे में बताने जा रहा हूँ। और संधि के बारे में बताने के बाद यह अनेक परीक्षाओं में यानी यूपी, यूपीपी यानी पुलिस और दरोगा और अन्य परीक्षाओं में ये संधि का आता है। बल्कि यही नहीं, पिछली कक्षाओं में 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12 ये सभी कक्षाओं में संधि के बारे में या संधि का जानकारी या संधि का हर एक संधि विच्छेद इन परीक्षाओं में ज़रूर पूछा जाता है। तो चलिए आज हम संधि के बारे में अध्ययन करते हैं। दिया है संधि में, कहा है कि दो वर्णों या ध्वनियों के संयोग से होने वाले विकार, यहाँ पे विकार को लिखा है कि परिवर्तन, क्या लिखा है, परिवर्तन को संधि कहते हैं। कहा है कि दो वर्णों या ध्वनियों के संयोग से होने वाले विकार परिवर्तन को संधि कहते हैं। क्या कहते हैं? संधि कहते हैं। फिर संधि करते समय कभी कभी एक अक्षर में, कभी कभी दोनों अक्षर में परिवर्तन होता है और कभी कभी दोनों अक्षरों के स्थान पर एक तीसरे अक्षर बने जाता है। इस संधि पद्धति द्वारा शब्द रचना होती है, जैसे सूर्यधन इंद्र। जैसे कि सुरेंद्र का हम संधि विच्छेद करेंगे तो होता है कि सूर्यधन इंद्र। और आगे लिए हैं कि विद्याधन आलय, क्या, विद्यालय। फिर इसके बाद लिए हैं कि सदानंद, तो सतधन आनंद। तो परिभाषा में कहा गया है कि दो वर्णों, क्या, दो वर्णों या ध्वनियों के संयोग से, तो दो यानी दो वर्ण या ध्वनि, यानी इसमें शब्द की बात, जब संधि की बात हो तो उसमें हम शब्द का इस्तेमाल कम करते हैं, क्योंकि दो वर्णों की बात हो रही है और ध्वनियों की बात है। तो यदि दो वर्ण यानी तो अंकों में काउंटिंग करें, इसको हम अंकों में काउंटिंग करें तो हमारा दो कैसे लिखा जाता है, तो हमारा ऐसे लिखा जाता है, यानी कि दो वर्णों या ध्वनियों से होने वाले विकार परिवर्तन को हम संधि कहते हैं। यदि किसी हम शब्द को ठुक लेंगे तो यानी कि जैसे यहाँ पे लिए हम कि विद्यालय, क्या लिए हम कि विद्यालय। तो यदि यहाँ पे पहले दिया गया है कि दो, यानी दो का मतलब होता क्या है, जैसे यहाँ पे हम दो लिख दिए तो हमको ज्ञात करना है कि दो है क्या। तो जब हम विद्यालय का संधि विच्छेद करेंगे हम, तो दिया है कि विद्याधन आलय, क्या दिया है, विद्याधन आलय। तो यदि विद्या को हम काउंटिंग करेंगे एक और आलय को काउंटिंग करेंगे एक, यानी कि एक धन एक के बराबर क्या होता है, दो। तो वही दो का मतलब यहाँ पर है कि दो, यानी कि एक विद्या में अंक काउंटिंग करेंगे तब की बात है, विद्या में एक धन आलय में एक बराबर दो, यानी कि दो, यानी कुछ परिवर्तन हुआ है कि नहीं। यहाँ पे एक ऐसा सिंबल है, एक का यहाँ पे ऐसा सिंबल है, यहाँ पे दो की काउंटिंग करें हम तो दो क्या, यानी परिवर्तन, यानी एक का सिंबल कैसे होता है 1 1, लेकिन दो का सिंबल कैसे होता है ऐसे। यानी कि वही कहा है कि दो वर्णों या ध्वनियों के संयोग से होने वाले विकार परिवर्तन को क्या कहते हैं, संधि कहते हैं। तो आप लोग को पता हो गया हो कि दो का मतलब होता क्या है, यानी दो वर्णों या ध्वनि, जिसको काउंटिंग किए हैं दो है क्या, तो यहाँ पे काउंटिंग किए हैं कि एक बराबर क्या, दो। इसी तरह आगे हम संधि को एकदम विस्तार रूप से समझेंगे, एकदम विस्तार, हम जीरो से लेकर चलेंगे हम हाई लेवल तक, क्या, जीरो से लेकर एकदम हाई लेवल तक। तो आगे से फिर काउंटिंग करेंगे हम, दिया यहाँ पे कि सदानंद। यदि यहाँ पे हम दो को काउंटिंग करें, क्योंकि यहाँ पे दिया सत, इसको क्या करेंगे एक, फिर आनंद काउंटिंग करेंगे तो एक, फिर बराबर, यानी एक धन एक बार क्या होगा, दो। वही यहाँ पे दो का मतलब यहाँ पे हुआ है। और परिवर्तन, यानी कि एक धन एक बराबर क्या, दो। कुछ परिवर्तन हुआ है कि नहीं, यानी परिवर्तन यहाँ पे जरूर हो रहा है, ठीक। इसी तरह पे
आगे हम इसी तरह संधि के बारे में विस्तार रूप से हम वर्णन करेंगे। अब इसके बाद क्या होता है, फिर इसके बाद कहा है कि इन शब्दों खंडों में प्रथम खंड का अंत्याक्षर और दूसरे खंड का प्रथमाक्षर मिलकर एक भिन्न वर्ण बन गया है। इस प्रकार के मेल को, यानी मेल का शाब्दिक अर्थ क्या होता है, संधि का क्या होता है कि मेल, शाब्दिक अर्थ क्या होता है कि मेल। यहाँ दिया गया है कि मेल, मेल को क्या कहते हैं हम, संधि कहते हैं। अब संधियाँ भी 3 प्रकार की होती हैं। कितने, संधि के भी 3 रूप हैं। और संधि का शाब्दिक जो अर्थ होता है वो क्या होता है, मेल। और पहले परिभाषा में क्या है कि 2 वर्णों या ध्वनियों के संयोग से होने वाले विकार परिवर्तन को क्या कहते हैं, संधि। तो परिवर्तन के बारे में बता चुके हैं और 2 का मतलब भी क्या होता है, तो उसको क्या कहते हैं हम, संधि। इन दोनों के बारे में हम विस्तार रूप से बता चुके हैं। अब इसमें कहा गया है कि संधि के 3 प्रकार होते हैं। तो फिर कह सकते हैं कि संधि के 3 प्रकार या संधि के 3 अंग होते हैं। तो पहला दिया है कि स्वर संधि, फिर दूसरा क्या होता है, व्यंजन संधि, फिर तीसरा क्या होता है, विसर्ग संधि। तो इनको बारे में, यानी पहले हम किसका अध्ययन करेंगे, हम स्वर संधि के बारे में, फिर इसके बाद अध्ययन करेंगे हम कि व्यंजन संधि के बारे में, फिर इसके बाद जो अध्ययन करेंगे हम विसर्ग संधि के बारे में। तो चलिए इसके बाद हम पहला अध्ययन करते हैं स्वर संधि। यानी स्वर संधि होता क्या है, स्वर संधि क्या होता है। चलिए इसके अध्ययन करते हैं हम। किन की बात है, स्वर संधि की। तो यहाँ पे लिए हैं हम स्वर संधि, क्या यहाँ पे लिए हैं, स्वर संधि। तो स्वर संधि की परिभाषा, यदि इसको हम परिभाषित करें तो स्वर संधि की परिभाषा होता क्या है, इसको कैसे हम पहचानेंगे, या स्वर संधि के कितने प्रकार होते हैं, जितने इनके बारे में है पूरा 0 से लेकर हाई लेवल तक हम चलेंगे। तो स्वर संधि होता क्या है, कहा है कि स्वर के साथ, क्या, स्वर के साथ स्वर का मेल होने पर, इसके साथ स्वर, यानी स्वर के साथ स्वर का मेल होने पर जो विकार, क्या, जो विकार होता है उसे हम क्या कहते हैं, संधि कहते हैं। यानी कहा गया कि स्वर, यानी कि स्वर के साथ सिर्फ स्वर का मेल होने पर जो विकार उत्पन्न होता है उसे क्या कहते हैं, हम स्वर संधि कहते हैं। इसमें ना व्यंजन की बात है और ना विसर्ग की बात है, सिर्फ इसमें स्वर की बात है और स्वर संधि। अब स्वर संधि की परिभाषा तो हो गई कि स्वर के साथ स्वर का मेल होने पर जो विकार होता है उसे हम क्या कहते हैं, स्वर संधि कहते हैं। अब ये तो हो गए। अब फिर स्वर संधि के कितने प्रकार होते हैं इनको हम अब डिवाइड करेंगे। चलिए, तो स्वर संधि के भी कितने होते हैं, 5। कितने होते हैं, 5। यानी कौन कौन से होते हैं इनको अध्ययन करेंगे हम। तो पहला जो होता है हमारा कि दीर्घ संधि। कौन होता है, दीर्घ संधि, यानी कि स्वर संधि के 5। तो पहला होता है हमारा कि दीर्घ संधि, दूसरा होता है गुण संधि, तीसरा होता है यड़ वृद्धि संधि, चौथा होता है यड़ संधि, फिर 5वां क्या होता है, आयाद संधि। तो पहला यहाँ पे दिया है कौन सा, कि वृद्धि संधि। कौन दिया है, कि वृद्धि संधि। अब वृद्धि का हम कैसे अध्ययन करेंगे, इसको कैसे सीखेंगे कि हमारे जो एग्जाम पे एक भी प्रश्न आए उनको हम आसानी से कर लें। तो चलिए देखते हैं कि दीर्घ संधि होता क्या है, इनके बारे में हम कैसे अध्ययन करें, इनके बारे में कैसे हम टिप्पणी करें। तो चलिए, फिर इसमें कहा है कि दीर्घ संधि में यानी स्वर या ह्रस्व, कौन, स्वर या ह्रस्व दीर्घ स्वरों के मिलने से, इसके दीर्घ और स्वरों के मिलने से उनके स्थान में स्वर दीर्घ स्वर हो जाता है। क्या, उनके मिलने के स्थान में स्वर दीर्घ स्वर हो जाता है। वर्णों का संयोग, क्या, वर्णों का संयोग चाहे ह्रस्व या ह्रस्व, यानी कि ह्रस्व धन ह्रस्व हो या ह्रस्व, क्या, ह्रस्व या दीर्घ, और चाहे दीर्घ धन दीर्घ हो, यदि स्वर, क्या,
स्वर हो तो दीर्घ हो जाएगा। इस संधि को हम क्या कहते हैं? दीर्घ संधि कहते हैं। यानी कहने का यह मतलब है कि जब ह्रस्व धन ह्रस्व हो तब, या ह्रस्व धन दीर्घ हो तब, या तीसरी कंडीशन क्या है कि दीर्घ या दीर्घ मतलब होता क्या? दीर्घ मतलब होता है कि बड़ा। क्या होता है? यहाँ पे दिया है कि दीर्घ मतलब क्या होता है? कि बड़ा होता है। इसकी बेसिक बात यह है कि दीर्घ मतलब होता है कि बड़ा। अब जहाँ पे दीर्घ दिया है वहाँ पर आप क्या समझेंगे? कि बड़ा, यानी बड़ा क्या? जैसे बड़ा आ हो गई, बड़ा ई हो गई, बड़ा ऊ हो गया, यानी ऐसे। तो इनको तो पहचान गए। जैसे यहाँ पे लिख दिया हम कि बड़ा आ, या बड़ी ई, या बड़ा ऊ। ये दीर्घ मतलब ये होता है कि बड़ा अ, या बड़े ई, या बड़ा ऊ। अब इनको तो हम परिभाषित कर दिए कि दीर्घ धन दीर्घ, यानी कि बड़ा या बड़ा, ह्रस्व या ह्रस्व छोटा। ठीक। अब इसके बाद एग्जाम्पल है कि हम इसको देखते हैं एग्जाम्पल में फिर क्या होता है। तो जैसे पहला यहाँ पे लिए हम, इनका कुछ नियम भी होता है। नियम क्या होता है कि जैसे पहला नियम दिया यहाँ पे, पहले यहाँ पे क्या दिया था कि ह्रस्व धन ह्रस्व। जैसे लिए यहाँ पे कि पुष्पावली। तो यदि पुष्पावली को हम संधि विच्छेद करेंगे तो हमारा क्या हो गया? यानी पुष्प धन अवली। अब यहाँ पे देखो बच्चे, ये आप समझने की यह बात हम कहें कि दीर्घ या ह्रस्व, इन्हीं दोनों के यहाँ पे बात हुई, यानी बड़े और छोटे। तो देखो पहले छोटे की बात होगी पुष्प। और पुष्प यदि आप लोग बोलेंगे तो पुष्प बोलने के बाद थोड़ा सा अ आएगा, ऐसा महसूस होगा कि पुष्प अ, यानी समझ हो रहा है कि नहीं? तो यानी पुष्प वही यहाँ लिखा गया है कि अ, क्या है? अ। अब यहाँ पे अवली क्या लिखा गया है? अवली। अवली में भी क्या है? तो यानी अ और धन अ मिलकर क्या होता है? बड़ा अ होता है। यानी कैसे? ऐसे। उसी की बात हो रही है। यहाँ पे कहा गया है कि ह्रस्व धन ह्रस्व, फिर कहा है कि दीर्घ या दीर्घ, फिर कहा कि ह्रस्व धन दीर्घ, कहा गया है ना। तो फिर इसके बाद पुष्पावली में देखिए यहाँ पे बीच में दिया है आ के मंत्रा दिया है ना, वही यहाँ पे अ धन अ बराबर क्या होता है? आ होता है। यानी कि पुष्पावली यानी आ के मतलब कहे थे हम कि बड़ा, क्या कहते हैं हम कि बड़ा बताते हैं यहाँ पे ना, यानी कि बड़ा क्या? आ की मंत्रा बड़ी ई या बड़ा ऊ। देखो यहाँ पे आँख मंत्रा दिया है कि नहीं? यहाँ पे बीच में दिया है, यहाँ पे ना बीच में, उसी की बात है। फिर आगे देखते हैं, चलिए। फिर कहा है कि हिमालय। अगला एग्जाम्पल क्या है? हिमालय। और यदि हिमालय का आप संधि विच्छेद करेंगे तो हिम धन आलय होता है ना, हिम धन आलय। यहाँ पर देखेंगे हम तो हिम, बहुत धीमे सा बारीकी से बोलिए, हिम क्या रहा है? हिम। एंड हिम बोलने पर हमको कुछ अ जैसा महसूस हो रहा है कि नहीं? हिम, यानी यहाँ पे हमें छोटा अ यहाँ पे आ रहा है। और आलय, आलय में बड़ा अ आ रहा है। यानी कि ह्रस्व, देखो यहाँ फिर कहते ह्रस्व या दीर्घ, यानी कि छोटा अ या बड़ा आ, क्या? छोटा अ या बड़ा आ दोनों मिलकर क्या होता है? आ। क्या होता है? या इनकी आ की मंत्रा है इससे। वही कहा गया यहाँ पे कि हिम धन आलय, क्या? हिमालय। देखो यहाँ पर भी आ की मंत्रा है ना। वही यहाँ पे छोटा अ या बड़ा आ दोनों में से, यानी छोटा आ या छोटा आ रहेगा तभी बड़ा आ बनेगा, या छोटा आ या बड़ा आ रहेगा तभी क्या बनेगा? आ बनेगा। इसी तरह पर आगे एग्जाम्पल हम लेते चलेंगे और समझते चलेंगे कि होता क्या है इनका एग्जाम्पल, यानी कि दीर्घ संधि में होता क्या है। तो चलिए हम आगे देखते हैं। अब आगे एग्जाम्पल इसी तरह पर लेंगे हम। जैसे एग्जाम्पल ये थे हिमालय। अब लेंगे कि मायाधीन। क्या लेंगे अब? मायाधीन। अब मायाधीन पहले था कि क्या? ह्रस्व धन ह्रस्व, यानी कि छोटा अ और फिर छोटा अ था ना। जैसे यहाँ पे छोटा अ या छोटा क्या बनता है तब भी आ बनता है, या छोटा अ या बड़ा आ लेंगे
तो अभी क्या बनता है, आ बनता है। अब यहाँ पे मायाधीन का संधि विच्छेद करेंगे हम, तो माया धन अधीन। तो माया यानी माया बोलने के बाद जो अंतिम में आता है माया, यानी बड़ा आ रहा है, माँ आया, माँ आया, माँ आया, यानी बड़ा आ रहा है ना, तो यहाँ पे क्या लिखे हम, वही बड़ा आ। और अधीन, अधीन छोटा आ रहा है कि नहीं, तो यहाँ पे क्या लिखे हम, अ, यानी बराबर क्या होता है, आज इसमें भी होते हैं। कहने का मतलब यही है हमारा कि यदि छोटा अ या छोटा अ धन छोटा अन बराबर भी आ होगा, या बड़ा आ या छोटा अ बराबर भी आ होगा, या तीसरी कंडीशन में कि बड़ा आ धन बड़ा आ बराबर भी क्या होगा, आ ही होगा। यानी तीनों कंडीशन में हमारा आ ही आएगा। तो वह यहाँ पे लिखे हैं, पहला पुष्पावली, दूसरा हिमालय, तीसरा मायाधीन, चौथा विद्यालय। इन तीनों में देखो यहाँ पे आ की मंत्रा है, और यहाँ पर भी आ की, बड़ा आ धन बड़ा आ बराबर आ, कौन सी आ, ये आ की मंत्रा वाला। तो विद्या धन आलय, इसमें देखिए आ की मंत्रा है यहाँ पर ना, और यहाँ पर भी आलय में आ की मंत्रा है, यानी कि वही आ धन आ और क्या होगा, आलय। तो जो आ की मंत्रा है बीच में वही यहाँ पे है। ठीक, अब इसके बाद लिखे थे हम कि बड़ी ई। अब यहाँ पे ई की बारी, क्या हम लिखे थे, 3 लिखे थे ना, यहाँ पे आ की मंत्रा लिखे थे, फिर बड़ी ई लिखे थे, फिर छोटा ऊ लिखे थे, कहते ना बड़ा ऊ लिखे थे। तो हम यहाँ देखेंगे बड़ी ई की बात, किसकी बात, बड़ी ई की बात। जैसे यहाँ पे ले लिया हम कि हरीश, क्या ले लिए, हरीश। तो हरीश ले लिया यहाँ पे, तो इसका हम संधि विच्छेद करेंगे, तो हरि धन ईश, हरि धन ईश। देखो यहाँ पे बड़ी ई है कि नहीं, यहाँ पे है ना बड़ी ई, तो बड़ी ई यहाँ पे, ठीक, यानी कौन सी, बड़ी ई, यानी छोटी ई धन बड़ी ई बराबर क्या, बड़ी ई। या फिर वही यहाँ पे लिए हैं कि बड़ी ई धन छोटी ई बराबर भी बड़ी ई, या छोटी ई धन बराबर छोटी ई बराबर बड़ी ई। तो यानी हरीश भी होगा, और महेंद्र भी होगा, और नदी से भी होगा, है ना। तो इनका संधि विच्छेद करेंगे, हम पहचान करेंगे कि दीर्घ संधि होता क्या है। तो इसमें बस ये 3 ही कंडीशन है कि बड़ा आ, बड़ी ई, या बड़ा ऊ, है ना। तो कोई यहाँ पे 3 यहाँ पे कंडीशन है और 3 यहाँ पे कंडीशन है। अब बाकी समझते चलिए, आपको इसके बाद कहीं पे पढ़ने की आवश्यकता नहीं होगी। यदि इस वीडियो को आप सही से 2 बार, या जब तक समझ में नहीं आए, जब तक इनको वीडियो को आप देखिए, 2 बार से 3 बार इनको अध्ययन करिए, लिखिए, प्रयास करिए और सीखिए। फिर इसके बाद अगला दिया है, हम बताए थे क्या, बड़ा ऊ, बताए थे ना। अब यहाँ पे देखो, यहाँ पे दे दिया है कि सुक्ति, तो सु धन उक्ति, देखा भी बड़ा ऊ सु ऊ आ रहा है कि नहीं, सु ऊ, यानी छोटा ऊ यहाँ पे आ रहा है, और फिर यहाँ पे ऊ, तो यानी ऊ धन ऊ में क्या होता है, बड़ा ऊ। तो बड़ा ऊ बनता कैसा है, ऐसे बनता है ना। अब इसके बाद इसी तरह पर अगला देंगे हम कि सिंधुर्मी, क्या, सिंधुर्मी का समझ, सिंधु धन उर्मी, देखो यहाँ पे ऊ, सिंधु ऊ आ रहा है यहाँ पे। अब यहाँ पे कौन सा है, बड़ा ऊ है, तो ऊ क्या होगा, मिलाकर बड़ा ऊ ऐसे बनेगा ना। तो इसी तरह पे संधि यानी दीर्घ संधि हमारा जो है वो समाप्त होते हुए, फिर आगे इसी तरह पे हम अगला फिर जो होगा, यानी कि दीर्घ संधि के बाद कौन सा होगा, गुण संधि। इसके बाद हम गुण संधि जस्ट ही ला रहे हैं, और इनको इतने बार, एक बार नहीं तो 2 बार के बाद 3 बार आप समझते चलिए। फिर यहाँ पे एग्जाम्पल एक और लिया है कि री वाला, यानी कि आधा री, यहाँ पे है ना, लिखा कि मातृण, ये भी इसमें आता है मातृण। तो इसमें दिया है कि मातृ धन ऋण, तो मातृण, मातृ यानी री आ कर रही, मातृ रू। फिर यहाँ पे बड़ी री है, देखो, यानी बड़ी, यानी छोटे ई या बड़ी ई बराबर कौन सी, बड़ी ई। यानी इस दीर्घ संधि में हमारा बस यही है, मेन पॉइंट यह फोकस है कि इसमें होता क्या है, पहले बड़ा ई होता है, फिर उसके बाद बड़ी ई, फिर इसके बाद बड़ा ऊ, और क्या होता है, री। यानी बस हमारे यही 3 इसमें 4 पॉइंट होते हैं। यदि इन मंत्रों को आप सही से याद कर लिए, कौन, बड़ा आ, बड़ी ई, बड़ा ऊ और री,
यदि इनको आप समझ गए इन मंत्रों के बारे में, तो इसमें हमारा क्या होता है कि दीर्घ संधि पूरी समाप्त हो गई। यानी कि बस इसमें यही है कि आ धन छोटा और बराबर बड़ा आ, या बड़ा आ धन छोटा और बराबर भी बड़ा आ, और तीसरी कंडीशन है कि आ धन आ बराबर भी बड़ा आ। फिर उसके बाद ई यानी छोटे ई धन छोटे ई बराबर बड़े ई, या छोटे ई धन बड़े ई धन बराबर बड़े ई, और ऊ धन छोटा ऊ बराबर क्या ऊ, यानी कि इन्हीं के बारे में हमको समझाना है। यदि इनके बारे में समझ गए तो आपको संधि पढ़ना एकदम आसान हो जाएगा। इसके बाद हम दोस्तों यहीं पर अपना वीडियो हम रोकते हैं, और मेरे चैनल को आप सब्सक्राइब ज़रूर करिए, और इसके बाद इतना इसको शेयर करिए ताकि जितने पढ़ने वाले बच्चे हैं इन वीडियो का अध्ययन करें और आराम से पढ़ें। डीके एग्ज़ाम 2020। तो हमारी वीडियो आज तक यहीं तक। थैंक यू सो मच। नए साल के नए वीडियो।